बौद्ध धर्म में एक बहुत ही गहरी कहावत है, नदी को धक्का मत दो, वो अपनी गति से ही बहेगी। वाह। और ये बात हमें समय को देखने का, आप कह सकती हैं, एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है कि जिंदगी को गुजरते हुए सालों से नहीं बल्कि सीखे गए सबकों से मापना चाहिए। और आज की हमारी चर्चा इसी विचार की गहराई में उतरेगी, है ना? मतलब धैर्य और समझ के बीच का जो रिश्ता है उसको समझने के लिए बिल्कुल। हम देखेंगे कि हमारी भावनाएं, खासकर हमारा डर और हमारा प्यार, कैसे न सिर्फ इस जिंदगी पर बल्कि शायद आने वाली जिंदगियों पर भी अपना असर छोड़ जाते हैं। हाँ, और आज की ये पूरी बातचीत डॉक्टर ब्रायन वीस के किताबों में दी गई एक केस स्टडी पर आधारित है। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। ये कहानी है एक पिता पॉल और उसकी बेटी एलिसन की। और इस कहानी के जरिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पिछली जिंदगियों में लौटना और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन मतलब आने वाली जिंदगियों की एक झलक पाना, इन थेरेपीज को समझेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धैर्य का असली मतलब सिर्फ इंतजार करना क्यों नहीं है, तो फिर क्या है, बल्कि ये गहरी समझ है जो हमें मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत देती है। और जैसा कि इस केस स्टडी में सामने आता है, प्यार कैसे एक बहुत शक्तिशाली दवा बन सकता है। चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नदी को धक्का मत दो वाली बात आज की दुनिया में तो बहुत मुश्किल लगती है। हाँ, बिल्कुल। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, सब एक अजीब सी बेचैनी में जी रहे हैं। लेकिन डॉक्टर वीस की किताबों के मुताबिक ब्रह्मांड का एक अपना समय होता है। हाँ, और चीजें हमें तब मिलती हैं जब हम उनके लिए तैयार होते हैं, पहले नहीं। किताब में एक महिला का बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा। वो पूछती है, मैं अपने सोलमेट से मिली लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ओह। हम दोनों शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, हम पहले क्यों नहीं मिले? ये सवाल तो बहुत से लोगों के मन में आता होगा, तो इसका क्या जवाब दिया गया है? जवाब ये है कि शायद उन्हें पहले मिलना ही नहीं था, उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर मिलना था ताकि वे प्यार, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के वो सबक सीख सकें जो शायद जवानी में नहीं सीख पाते। मतलब यहाँ उनसे धैर्य की उम्मीद की जा रही है। हाँ, बिल्कुल। किस्मत उनसे धैर्य की उम्मीद कर रही है। एक और उदाहरण जो स्रोत में दिया गया है वो तो बहुत ही दर्दनाक है। पहले विश्व युद्ध की एक महिला जिसे खबर मिलती है कि उसका पति युद्ध में मारा गया और वो दुख में आत्महत्या कर लेती है। हाँ। और सबसे दुखद बात ये थी कि उसका पति मरा नहीं था, वो सिर्फ एक युद्धबंदी था। और वो कुछ ही समय बाद घर लौट आया था। ये धैर्य की कमी का एक भयानक नतीजा है। और डॉक्टर वीस के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा सबक है जो उस आत्मा को अपनी आने वाली जिंदगियों में सीखना होगा। तो यहाँ बात सिर्फ शारीरिक धैर्य की नहीं है। नहीं, यहाँ एक गहरी मनोवैज्ञानिक शांति की बात हो रही है। जब हम समय को एक अंतहीन नदी की तरह देखने लगते हैं तो ये जो हर चीज को जल्दी पाने की बेचैनी है वो कम हो जाती है। और स्रोत में धैर्य को सीधे समझ से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए कि आपका जीवन साथी काम से घर आता है और किसी छोटी सी बात पर आप पर बुरी तरह चिल्ला देता है। तो उस वक्त जो एक बेचैनी भरा तुरंत वाला रिएक्शन होगा वो तो होगा पलट के चिल्लाना, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। बिल्कुल। और धैर्य भरा जवाब होगा एक पल रुककर समझना, ये सोचने की कोशिश करना कि क्या ये गुस्सा वाकई मेरे बारे में है, या हो सकता है कि ऑफिस में उनका दिन बहुत खराब गया हो, या शायद उनके सिर में दर्द हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप धैर्य से उस गुस्से की असली वजह को समझने की कोशिश करें तो बिगड़ते हुए माहौल को संभाला जा सकता है। इसके लिए तो एक खास क्षमता चाहिए होगी, है ना? मतलब स्थिति से भावनात्मक रूप से थोड़ा हटकर एक ऊंचे दृष्टिकोण से देखने की। हाँ, और इसी क्षमता को विकसित करने के लिए ध्यान और चिंतन जैसी प्रैक्टिसेस को मददगार बताया गया है। जब आप शांत रहना, खुद के अंदर झांकना और दूसरों को सच में सुनना सीखते हैं तो धैर्य अपने आप आने लगता है। चलिए अब उस केस स्टडी पर आते हैं जो इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ती है, पॉल की कहानी। हाँ, पॉल एक बेहद अमीर और सफल बिजनेसमैन है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को एक नाकामयाब इंसान महसूस करता है। लेकिन क्यों? एक अमीर और सफल इंसान होते हुए भी वो खुद को नाकामयाब क्यों महसूस कर रहा था? क्योंकि उसकी 22 साल की बेटी एलिसन को ल्यूकीमिया है, एक तरह का ब्लड कैंसर। और डॉक्टरों ने कह दिया कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। इस वजह से उसके परिवार में एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। किस तरह का टकराव? पॉल मॉडर्न मेडिसिन पर भरोसा करता है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे एग्रेसिव इलाज पर। और परिवार के बाकी लोग? एलिसन और बाकी का परिवार एक समग्र यानी होलिस्टिक नजरिया अपना रहा है। वो शाकाहार, विटामिन, योग, ध्यान, एक्यूपंक्चर, इन सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। और पॉल को लगता है कि ये सब बकवास है। बिल्कुल। उसे लगता है कि वे लोग एलिसन का इलाज खराब कर रहे हैं, उसका समय बर्बाद कर रहे हैं।
तो ये एक तरह से डर और कंट्रोल की लड़ाई है। स्रोत में पॉल के व्यवहार के बारे में और क्या बताया गया है? उसका अपनी बेटी पर कंट्रोल रखने का रवैया बहुत साफ है। वो कहता है फैसले मैं ले रहा हूँ। यहाँ तक कि वो एलिसन के बॉयफ्रेंड फिल को भी नापसंद करता है। हाँ, उसे दोबारा घर आने से मना कर देता है। लेकिन सबसे अजीब बात पॉल और एलिसन के बीच की भावनात्मक दूरी है। मतलब? वो कहता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे गले लगाने में झिझकता है, उससे लगातार लड़ता रहता है, और ये सब वो उसकी सुरक्षा के नाम पर करता है, लेकिन असल में ये कंट्रोल है। ये तो एक ऐसा पैटर्न लगता है जहां प्यार को डर ने पूरी तरह से ढक लिया है। वो अपनी बेटी को खोने के डर से इतना घिरा हुआ है कि वो उसे प्यार दिखाने के बजाय उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर परिवार के दबाव में पॉल एक बहुत ही अलग सा कदम उठाने के लिए तैयार होता है। वो क्या? वो हिप्नोसिस के जरिए अपनी पिछली जिंदगियों में झांकने के लिए मान जाता है, और यहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एक मिनट, जब हम यहाँ हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं तो क्या ये वैसा ही है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं? नहीं, जहाँ कोई पेंडुलम हिलाता है और इंसान सो जाता है, या ये एक अलग तरह की थेरेपी है? नहीं, ये फिल्मी हिप्नोसिस बिल्कुल नहीं है। थेरेपी में ये गहरी रिलैक्सेशन यानी विश्राम की एक स्थिति है, जहां हमारा चेतन मन, जो हर वक्त सोचता और विश्लेषण करता रहता है, वो शांत हो जाता है। अच्छा। इससे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहरी यादें और भावनाएं सतह पर आ पाती हैं। व्यक्ति पूरी तरह से होश में और कंट्रोल में रहता है। ये एक गाइडेड मेडिटेशन जैसा ज्यादा है। ठीक है, ये समझना जरूरी था। तो पॉल के साथ पहले सेशन में क्या होता है? उसे 1918 की एक जिंदगी याद आती है। वो 23 साल का एक बैंकर है और उसे एक सिंगर और डांसर से प्यार हो जाता है। ओके। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इस जीवन की एलिसन है। अरे वाह। उसके माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भागकर शादी कर पाते, उस लड़की की एक महामारी में अचानक मौत हो जाती है। ओह नहीं। इसके बाद पॉल एक गुस्सैल और उदास इंसान बन जाता है, और 40 की उम्र में नशे में गाड़ी चलाने से उसकी भी मौत हो जाती है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब इस अनुभव से उसके आज के व्यवहार का कोई कनेक्शन सामने आया? हाँ, दो बहुत जरूरी बातें सामने आई। पहली, एक तरह की जादुई सोच। जादुई सोच? मतलब उसके अवचेतन मन ने एक नियम बना लिया था, पिछली बार मैंने उसे बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और वो मर गई, तो इस जिंदगी में अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ तो वो सुरक्षित रहेगी, मरेगी नहीं। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब उसके अवचेतन मन ने प्यार को खतरे से जोड़ लिया। बिल्कुल। और दूसरा एक रक्षा तंत्र और डिफेंस मैकेनिज्म। वो एलिसन से भावनात्मक दूरी इसलिए बनाए रखता है ताकि अगर वो उसे इस जीवन में फिर से खो दे तो उसे उतना गहरा दर्द ना हो। तो ये जानने के बाद पॉल में कोई बदलाव आया? वो पूरी तरह बदल जाता है। वो सबसे पहले एलिसन के बॉयफ्रेंड फिल को फोन करता है और उससे माफी मांगकर उसे घर बुलाता है। वो समझने लगता है कि उसकी बेटी की खुशी उसके कंट्रोल से ज्यादा जरूरी है। और इसका एलिसन पर क्या असर होता है? यहीं पर एक चमत्कार होता है। जैसे जैसे पॉल का डर प्यार में बदलने लगता है, एलिसन की सेहत में सुधार होना शुरू हो जाता है। सच में? हाँ, उसके ब्लड टेस्ट बेहतर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्यार सच में एक दवा की तरह काम कर रहा है। क्या ये वाकई संभव है कि सिर्फ पिता के व्यवहार में बदलाव से बेटी की सेहत पर इतना बड़ा असर पड़ जाए? डॉक्टर वीस की किताबों का यही तो मूल सिद्धांत है कि हमारी भावनाएं और हमारे रिश्ते हमारी शारीरिक सेहत पर गहरा असर डालते हैं। पॉल का डर और तनाव एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था जो शायद एलिसन के ठीक होने में बाधा बन रही थी, और उसका प्यार उस बाधा को हटा रहा था। बिल्कुल। दूसरे सेशन में वो 19वीं सदी की एक और जिंदगी में जाता है। इस बार वो एक मछुआरे की पत्नी है। ओके। उसका पति, जो इस जीवन में एलिसन है, महीनों तक मछली पकड़ने के लिए समुद्र में रहता है, और पॉल यानी उस जीवन की पत्नी को हर समय ये डर सताता है कि उसका पति इस बार वापस नहीं आएगा। एक दिन जहाज के डूबने की खबर आती है और वो दुख और चिंता में खुद को भूखा प्यासा रखकर मार डालती है। और सबसे दुखद बात, उसका पति बच गया था। हाँ, और उसकी मौत के सिर्फ 1 हफ्ते बाद वापस लौट आया था। तो यहाँ भी वही सबक है, धैर्य की कमी। अगर उसने सिर्फ कुछ दिन और इंतजार किया होता। बिल्कुल। ये सबक सीधे सीधे उसकी आज की जिंदगी से जुड़ता है। उसे अपनी बेटी के इलाज और उसकी जिंदगी के फैसलों को लेकर धैर्य रखने की जरूरत है। और एक तीसरी पिछली जिंदगी भी थी, है ना? हाँ, जो उसे प्राचीन भारत ले जाती है। इस जीवन में पॉल एक निचली जाति की लड़की है और एलिसन उसकी सबसे करीबी दोस्त। अच्छा। एलिसन को एक ऊंची जाति के लड़के से प्यार हो जाता है जो इस जीवन में पॉल की पत्नी है। ओह, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, पॉल उसे इस रिश्ते के खतरे के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन एलिसन उसकी बात नहीं सुनती और पकड़ी जाती है।
लड़के का परिवार उसकी हत्या कर देता है। और पॉल अपनी बाकी की छोटी जिंदगी गहरे गुस्से और दुख में बिताती है। तो इन सभी जिंदगियों का पैटर्न एक ही है, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी एलिसन, उसकी एक दर्दनाक और असामयिक मौत हो जाती है। खुदा व्यवहार को बदलने की एक बहुत बड़ी वजह देती होगी। उसे एहसास होता है कि उसका कंट्रोल प्यार नहीं बल्कि पुराने जन्मों का डर है। एग्जैक्टली। और इन सब पिछली जिंदगियों को देखने के बाद आखिरी सेशन में एक बहुत ही अलग मोड़ आता है। उसे भविष्य में ले जाया जाता है। हाँ, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में उसे कोई पूरी कहानी नहीं बल्कि 3 तस्वीरों की एक सीरीज दिखाई देती है। क्या तस्वीरें थी वो? पहली तस्वीर में वो अपनी इसी जिंदगी में बूढ़ा और खुश है क्योंकि उसकी बेटी कैंसर से ठीक हो गई थी। वाह। दूसरी तस्वीर में एलिसन 67 साल की उम्र में जिंदा और स्वस्थ है। और तीसरी तस्वीर सबसे हैरान करने वाली है। पॉल का पुनर्जन्म एलिसन के पोते के रूप में हुआ है और एलिसन का पूरा परिवार उसे बहुत प्यार से अपना रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इच्छा पूर्ति, अ सॉर्ट ऑफ विशफुल थिंकिंग नहीं हो सकता कि जो वो सबसे ज्यादा चाहता था उसके दिमाग ने वही तस्वीर उसे दिखा दी? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। हो सकता है, लेकिन पॉल को पूरा यकीन था कि ये सच है और उसके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि उसका अगला जन्म प्यार और सुरक्षा के माहौल में तभी संभव है जब एलिसन इस जीवन में ठीक हो जाए और एक लंबा खुशहाल जीवन जिए। बिल्कुल। इस विश्वास ने उसे वर्तमान में लड़ने की हिम्मत दी। और यहीं पर शायद स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की भूमिका आती है ना? हाँ, बिल्कुल। वो भविष्य की झलक एक पत्थर की लकीर नहीं थी, वो एक संभावना थी। पॉल चाहता तो वापस जाकर जिद्दी और कठोर बना रह सकता था, लेकिन उसने साहस और प्यार का रास्ता चुना। हाँ, और उसके इस बदलाव ने दवा और बाकी थेरेपी के साथ मिलकर एलिसन के ठीक होने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और कहानी का अंत क्या होता है? महीनों बाद एलिसन का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो रिमिशन में चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पॉल ने अपने भविष्य की झलक में देखा था। हाँ, ठीक वैसे ही। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पॉल की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये एक गहरी समझ है। ये अपने और दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे गहरे पैटर्न को समझने की कोशिश है। पॉल की कहानी दिखाती है कि कैसे अतीत के अनसुलझे दुख हमारे आज के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो हम अपने वर्तमान को ठीक कर सकते हैं। और ये भी कि प्यार और डर के बीच हमारे चुनाव कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। पॉल का डर एलिसन को बीमार रख रहा था और उसका बिना शर्त का प्यार उसे ठीक होने में मदद कर रहा था। ये चुनाव न केवल हम पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी गहरा असर डालता है। अंत में स्रोत ये सुझाव देते हैं कि हमारा भविष्य वो तय नहीं है। देखो, हमारे आज के चुनाव, हमारे आज के कर्म, हमारी आने वाली जिंदगियों की गुणवत्ता तय करेंगे। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे आज के फैसले, खासकर वो फैसले जो हम डर में लेते हैं, न सिर्फ इस जीवन को बल्कि आने वाले कई जीवनों को भी आकार दे रहे हैं, तो क्या हम उन पलों में जहां धैर्य और समझ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, थोड़ा अलग तरह से व्यवहार नहीं करेंगे?